अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबने अभी तक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जितनी भी एमसीक्यूज़ की वीडियोस अपलोडेड हैं वो देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक एमसीक्यूज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। उस पूरी प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक, जो कि मोल से स्टार्ट होगी और केमिकल काइनेटिक्स तक जाएगी, वहाँ तक आप सारे एमसीक्यूज़ और थ्योरीज़ वगैरह की वीडियोस देख सकते हैं और अपनी एमडीकैट की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स के बाद एनईडी की 2 स्पेशल वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि एंट्रेंस टेस्ट में आपके लिए मददगार साबित होंगी। तो अगर आप एनईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ-साथ में उन एनईडी की दोनों वीडियोस को भी देख लीजिए। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है और हमारी ईकैट या एमडीकैट की सीरीज का चैप्टर नंबर 9। अब देखें, इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम कोई थ्योरी की वीडियो डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। रीजन ये है कि थ्योरी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एमसीक्यूज कवर अप करके आपको इसकी थ्योरी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है, डॉबरेनर्स इन 1829 classified many chemically similar elements in 3 groups known as। डॉबरेनर्स ने 1829 के अंदर जो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको 3 के ग्रुप्स में बांटा था। अब ये 3 के ग्रुप्स का नाम क्या था, वो नाम बेसिकली पूछा जा रहा है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है टेट्राइड्स, ऑप्शन बी है ट्राइड्स, ऑप्शन बी है बाइट्स और ऑप्शन सी है ट्राइस। अब देखें, ये ट्राइस वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब आते हैं बाइट्स, ट्राइड्स और टेट्राइड्स पे। देखें, एड से मुराद यहाँ पर एलिमेंट्स हैं बेसिकली, कि कितने एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। तो बाइट्स मतलब 2 एलिमेंट्स, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। टेट्राइड्स मतलब 4 एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब उसने 3 के ग्रुप्स के अंदर बांटा था, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा और ऑप्शन बी है ट्राइड्स। अच्छा, हम एक बात को और डिस्कस कर लेते हैं कि डॉबरेनर ने लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया था। डॉबरेनर ने लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया था और न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया था। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉथर मेयर। अब लॉथर मेयर ने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से प्लॉट किया था ग्राफ के ऊपर। तो लॉथर मेयर का ताल्लुक आप ऐसे समझ लीजिए कि जब जब इसकी स्टेटमेंट की बात आएगी तो एटॉमिक वॉल्यूम का तस्करा होगा। साथ साथ में एक और शख्स की भी बात कर लेते हैं, उन शख्स का नाम है मेंडलीव। अब मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था एटॉमिक मासेस के हिसाब से। मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और आखिरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पेश करने वाले शख्स का नाम था मॉजले, और मॉजले ने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब ये 5 साइंटिस्ट को आपने अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज निकल जाएंगे और हमारे अगले एमसीक्यूज भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो आइए जरा एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 2 के अंदर कहा जा रहा है, न्यूलैंड इन 1864 अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ। न्यूलैंड ने अरेंज किया था अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कौन सी बेसिस, किस बेसिस के ऊपर। सबसे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, डिक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। देखें, एटॉमिक नंबर कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था 1897 में। 1897 से पहले प्रोटॉन का कोई तस्करा था ही नहीं, जबकि न्यूलैंड ने अपना लॉ पेश किया था 1864 में। तो एटॉमिक नंबर वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की। तो न्यूलैंड ने सारे एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया था कि एटॉमिक वेट्स एक एक करके आगे बढ़ते थे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले उसने हाइड्रोजन को रखा, फिर हाइड्रोजन के बाद लिथियम, और इस तरह से आगे बढ़ता गया। तो हमारा सही आंसर होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। तो एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, द अबव स्टेटमेंट वाज प्रोपोज्ड बाय। कि एटॉमिक वॉल्यूम जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक वेट्स का। अब देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस स्टेटमेंट से, सिर्फ एक लाइन को या एक वर्ड को पकड़ लीजिए और वो वर्ड है एटॉमिक वॉल्यूम। अब ये एटॉमिक वॉल्यूम वाली बात सिर्फ और सिर्फ किसने कही थी, जैसे कि अभी हमने इसको समझा, लॉथर मेयर ने। लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट्स का रेशियो निकाला और उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया वगैरह वगैरह। लंबी कहानी है, जाने देते हैं। सिर्फ इतना याद रख लीजिए, एटॉमिक वॉल्यूम तो लॉथर मेयर और एटॉमिक मासेस तो मेंडलीव। आगे बढ़ते हैं।
4 के अंदर कहा जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अगेन एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस के ऊपर किसने क्लासिफाई किया था? तो वो शख्स थे मेंडलीव। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर्स का। अगेन इतनी लंबी स्टेटमेंट को कौन समझे, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखें। एटॉमिक नंबर वाली स्टेटमेंट किसने पेश करी थी? एटॉमिक नंबर वाली स्टेटमेंट पेश करी थी मॉसले ने, और उनके पीरियोडिक लॉ को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ 1913 में आया था और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था 1897 में, यानी कि 16 साल के बाद, तकरीबन 16 ईयर्स आफ्टर प्रोटॉन का तस्करा हो चुका था, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था। और प्रोटॉन एक कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट एंटिटी है किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी भी एटम के अंदर। तो इसी वजह से प्रोटॉन को नाम दिया गया एटॉमिक नंबर्स का, नंबर ऑफ प्रोटॉन को नाम दिया गया एटॉमिक नंबर्स का, और इसके हिसाब से एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर। तो एमसीक्यू नंबर 6 में कहा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ लॉन्ग पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। फोर्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, फिर ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 10। देखें, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको याद कर लेते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे, सेकंड में कितने थे, थर्ड में कितने थे। देखिए फर्स्ट पीरियड में हमारे पास थे 2 एलिमेंट्स, सेकंड में और थर्ड में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स होते हैं 8। उसके बाद थर्ड एलिमेंट्स में हमारे पास हो गए, थर्ड पीरियड के अंदर हो गए 8, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर हमारे पास होते हैं 18, जबकि सिक्स्थ के अंदर हमारे पास होते हैं 32, और जो सेवेंथ पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, उसमें 19 एलिमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट 19 से आगे भी बढ़ गए, लेकिन बात यह है कि हम इसको 19 ही शुमार करते हैं, अभी इनकम्प्लीट है वो सेवेंथ पीरियड जो है। तो हमसे पूछा जा रहा है फोर्थ लॉन्ग पीरियड के बारे में। तो फोर्थ लॉन्ग पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? फोर्थ और फिफ्थ में होते हैं 18, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 7 में। तो एमसीक्यू नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेसिस है वो किस चीज के ऊपर है? एटॉमिक वेट के ऊपर, या एटॉमिक नंबर के ऊपर, या डेंसिटी के ऊपर, या आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल या डेंसिटी के ऊपर तो कभी भी किसी भी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई नहीं किया गया। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या डेंसिटी ये दोनों ही गलत ऑप्शन होगा। एटॉमिक वेट्स के ऊपर क्लासिफाई किया था मेंडलीव ने, और फिर उसको बाद में मॉडिफाई किया मॉसले ने, और मॉसले ने एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से क्लासिफाई किया था, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो हमारा सही आंसर होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई हुआ है एटॉमिक नंबर के ऊपर। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा जा रहा है द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल में दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह के कॉलम्स या मतलब रोज और कॉलम्स अलग अलग चीजें। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है उनको कहा जाता है पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको कहा जाता है ग्रुप्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्रुप्स, ऑप्शन ए। सिमिलरली अगर आपसे पीरियड्स के बारे में कहा जाता तो पीरियड्स जो होते हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 9 में हमें कहा जा रहा है द सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का वो क्या कहलाता है? नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड या लॉन्गेस्ट पीरियड। देखिए सेकंड और थर्ड पीरियड में हमने अभी बात करी थी कि सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 8। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं तो वो कहलाएगा शॉर्टेस्ट, इससे छोटा कोई पीरियड है ही नहीं। और जो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, इससे लंबा कोई पीरियड नहीं है, तो सिक्स पीरियड कहलाता है लॉन्गेस्ट। अब सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट हो गया, सेकंड और थर्ड पीरियड हो गए शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड होगा लॉन्ग पीरियड्स। मेरे ख्याल है आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। फर्स्ट पीरियड कहलाता है शॉर्टेस्ट, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड कहलाते हैं फर्स्ट शॉर्ट और सेकंड शॉर्ट पीरियड्स, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड यानी फर्स्ट लॉन्ग और सेकंड लॉन्ग, जबकि सिक्स कहलाता है लॉन्गेस्ट पीरियड और सेवन्थ कहलाता है इनकम्प्लीट पीरियड, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं वापसी अपने एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है कि सेकंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट पीरियड, और इससे रिलेटेड वेरिएशंस भी आपको समझ आ गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 10 में।
तो एमसीक्यू नंबर 10 में कहा जा रहा है 4th, 5th और 6th पीरियड पीरियोडिक टेबल के क्या कहलाते हैं? अगेन ये कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड्स। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स मौजूद हैं? तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7, 8 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं। आइए बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 12 के ऊपर। तो एमसीक्यू नंबर 12 में कहा जा रहा है द फर्स्ट 7 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए कंसिस्टिंग ऑफ। जो पहले 7 ग्रुप हैं यानी ग्रुप 1A, क्योंकि उन्होंने तस्करा किया है ग्रुप 1A का, सब ग्रुप ए का तस्करा किया है। अब देखिए ग्रुप ए का तस्करा किया है तो ग्रुप ए के शुरू के 7 जो ग्रुप हैं, मतलब आपको पता होगा कि ग्रुप ए के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स हैं 1A से लेकर 8A तक। तो 1A से लेकर 7A तक शुरू के जो 7 ग्रुप्स हैं उनको क्या कहा जाता है ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑप्शन बी है नॉर्मल एलिमेंट्स, ऑप्शन सी है मेटालिक एलिमेंट्स या ऑप्शन डी है नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो पहले रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना ये ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक हो सकते हैं या एफ ब्लॉक हो सकते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। अगर ग्रुप ए की बात की जाए तो ग्रुप ए में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड सारे ही शामिल होते हैं। तो सबसे पहले रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करें कि ऑप्शन ए तो आपका गलत ऑप्शन हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे सही आंसर नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर कहा जा रहा है मेटालिक एलिमेंट्स। देखें शुरू के 2 एलिमेंट्स में, शुरू के 2 ग्रुप्स में तो मेटालिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन आखिर के जो ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक जो एलिमेंट्स हैं इनमें मेटल्स के अलावा नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स भी हैं। तो इसीलिए मेटालिक एलिमेंट्स भी गलत हो जाएगा और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नॉर्मल एलिमेंट्स, ऑप्शन बी। अब नॉर्मल एलिमेंट्स ही क्यों कहा जाता है इसको? नॉर्मल एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्टेट रूल के हिसाब से वैलेंस शेल कंप्लीट होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और कोई भी नॉर्मल एलिमेंट ऐसा नहीं करता। सिर्फ ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेशन नहीं करते किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़्यादा या कम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी वजह से ग्रुप 8A को नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं कहा जाता और ग्रुप 1A से ग्रुप 7A तक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि ये रीज़न आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पे। तो एमसीक्यू नंबर 13 में हमें कहा जा रहा है सब ग्रुप बी इन द पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1B से लेके ग्रुप 8B तक कंसिस्ट ऑफ, यानी सीधे सीधा पूछ रहे हैं ग्रुप 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B सारे लाइन से दिए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये कौन से एलिमेंट्स को कंसिस्ट करते हैं, कौन से एलिमेंट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं एक्चुअली। तो ग्रुप ए यानी कि नॉर्मल एलिमेंट्स ये गलत हो जाएगा। ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसका सही आंसर होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे, ये सही आंसर है। अब ट्रांस यूरेनिक ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ट्रांस यूरेनिक क्यों गलत है? ट्रांस यूरेनिक का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा हो। अब 92 से ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर 92 से कम भी हो सकता है और 92 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहरहाल ट्रांस यूरेनिक हमारा राइट ऑप्शन नहीं है और नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 14 पे पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 के अंदर कहा जा रहा है द एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? अगर आपको ये सारे एलिमेंट्स नहीं भी पता तो सिर्फ हीलियम और नियॉन को समझ लें। हीलियम और नियॉन ये आपने यकीनन पढ़ा होगा कि नोबेल गैसेस से बिलोंग करते हैं। अब अगर ये नोबेल गैसेस से बिलोंग करते हैं तो इस ग्रुप में मौजूद सारे ही एलिमेंट्स नोबेल गैसेस से बिलोंग करते होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोबेल गैसेस। अब नोबेल गैसेस को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है या इनको इनर्ट गैसेस या ग्रुप 8A के एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, यानी ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ग्रुप 8A के एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनर्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। और नोबेल गैसेस इसलिए क्योंकि ये बहुत कीमती गैसेस हैं, बहुत कीमती गैसेस हैं और बहुत कम पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 15 पे बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 में हमें कहा जा रहा है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या कहलाते हैं? ये तो बहुत आसान है।
ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो एस पर खत्म होगी। जैसे कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 और 2s1। एमसीक्यू नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरीज फ्रॉम। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक होगी। अब देखें, ऑप्शन ए के अंदर कहा जा रहा है NS1 से लेकर NS2 तक, फिर उसके बाद ऑप्शन बी में NS2 में NS2, फिर उसके बाद NP1 till 6, फिर उसके बाद कहा जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर NS1 से लेकर NS2 तक, और फिर ND1 से लेकर 10 तक, और ऑप्शन डी के अंदर कहा जा रहा है कि नन ऑफ द अबव। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो बहुत आसान है इसका आंसर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी ऑर्बिटल के अंदर ही आएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी ऑर्बिटल के अंदर ही आएगा, तो हमारा लास्ट ऑर्बिटल भी पी ही होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन ए में लास्ट ऑर्बिटल एस गिवन है तो गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन सी में लास्ट ऑर्बिटल हमें डी गिवन है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर बात करें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी के अंदर ऑप्शन बी में लास्ट ऑर्बिटल हमें पी गिवन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव ये रॉन्ग ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 17 में हमें कहा जा रहा है एलिमेंट्स विथ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। वो एलिमेंट्स जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते बल्कि पार्शियली फिल्ड होते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका एक और नाम होता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर कहीं पे गिवन नहीं है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स गलत हो गया, नोबल एलिमेंट्स गलत हो गया, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स गिवन है, ये तो वो एलिमेंट्स हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास वाहिद ऑप्शन बचा है, और वो वाहिद ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मान लिया कि ऑप्शन बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि सही आंसर होता आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें बेस्ट चॉइस आंसर आपको देखना पड़ता है, उसमें कंप्लीट आंसर नहीं होता, लेकिन 3 ऑप्शंस क्योंकि गलत हो जाते हैं तो चौथा ऑप्शन ही सही बचता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड। 7A के मेंबर्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है, तो 7A के मेंबर्स को कहा जाता है हेलोजेंस। 7A के मेंबर्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होते हैं, और इन एलिमेंट्स में एक और एलिमेंट भी शामिल है जिसका नाम है एस्टेटाइन। अब ये सारे एलिमेंट्स हेलोजेंस कहलाते हैं। हेलोजेंस का मतलब है सॉल्ट प्रोड्यूसर, जो कि सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 19 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव। वो एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप के अंदर शामिल हैं या सेम वर्टिकल ग्रुप के अंदर शामिल हैं, उन एलिमेंट्स के पास क्या चीज़ कॉमन होगी। देखें, उन एलिमेंट्स के पास एटॉमिक साइज कॉमन नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर लेट्स से मैं लिथियम की बात करता हूँ और उसके बाद पोटेशियम की बात करता हूँ, तो लिथियम का साइज छोटा होगा और पोटेशियम का साइज बड़ा होगा। सिमिलरली फ्लोरीन का साइज छोटा होगा और आयोडीन का या ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा, तो इसलिए एटॉमिक साइज एक जैसा नहीं होता अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की जाए तो। ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। पहले ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी के अंदर कहा जा रहा है सेम नंबर ऑफ एटम्स, उनके पास एटम्स की तादाद सेम होगी। देखिए, ये भी किसी हद तक दुरुस्त बात है, लेकिन एग्जैक्टली ये वो बात नहीं है जो यहाँ पे पूछी जा रही है। ये वो वाली बात नहीं है, क्योंकि एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर हो या एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी हो, एक एलिमेंट में 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होते हैं, ये बात हर किसी में कॉमन है। तो इसीलिए ये वो बात नहीं है जो यहाँ पर पूछी जानी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी पे या ऑप्शन डी में। इन दोनों में कोई एक आंसर ठीक हो सकता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम्स, कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो देखें, इसमें सही आंसर है कि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब में सेम होंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला तो सेम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना ये ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से लिथियम की और उसके बाद सोडियम की और फिर पोटेशियम की। देखिए, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये हो जाएगी 1s2
2s2, 2p6 और 3s1, और अगर मैं पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो इसके आखिर में आएगा 4s1। अब देखें S1 यहाँ पर भी आ रहा है, S1 यहाँ पर भी आ रहा है और S1 यहाँ पर भी आ रहा है। तीनों एलिमेंट्स में S1 कॉमन है। S1 कॉमन होने का मतलब यह है कि लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या लास्ट ऑर्बिटल में S ब्लॉक एलिमेंट में S ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों में ये वाली चीज कॉमन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली तीनों की सेम नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 20 में कहा जा रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड अंडर दिस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे इस ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एक ऐसा वाहिद स्पेस है जिसमें सारे नॉन मेटल्स या सारे मेटोलाइट्स मौजूद हैं। बाकी डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या एस ब्लॉक, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं, रिगार्डलेस के वो अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर है कि वो सब मेटल्स हैं, पुअर मेटल्स हों या गुड मेटल्स हों, सारे के सारे मेटल्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स तीनों चीजें शामिल हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 21 पे। तो एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर कहा जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन पैरामैग्नेटिक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं। किस वजह से? पैरामैग्नेटिक होने का क्या मतलब है? पैरामैग्नेटिक होने का मतलब यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट से अट्रैक्ट कब होंगे? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होंगे या साउथ पोल से अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्शन या रिपल्जन शो करेंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अट्रैक्शन या रिपल्जन शो नहीं करते, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों उसको कहा जाता है डायमैग्नेटिक। यहाँ पर फिलहाल हमसे पैरामैग्नेटिक का पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा गया। ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल ही गलत हो गए, क्योंकि ऑप्शन ए में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के बारे में, और ऑप्शन डी के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 22 पे पूछा जा रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड। ग्रुप 1b के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? हमसे 22 के अंदर पूछा जा रहा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड। ग्रुप 1b के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? देखें, ग्रुप 1b के एलिमेंट्स को कहा जाता है कॉइन एज मेटल्स। कॉइन एज मेटल्स ही क्यों कहा जाता है? देखें, ग्रुप 1b के एलिमेंट्स होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। देखिए, सिक्कों के दौर में, जो कदीम ज़माने में सिक्कों का दौर चलता था, उसमें सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के या तांबे के सिक्के यानी कॉपर के सिक्के इस्तेमाल होते थे। तो कॉपर कॉइन्स इस्तेमाल होते थे, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, इसी वजह से इसको कहा जाता है कॉइन एज मेटल्स, यानी सिक्कों के दौर वाले मेटल्स। तो ये ग्रुप 1b के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए इनका नाम है कॉइन एज मेटल्स। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 23 में पूछा जा रहा है द एलिमेंट रेडॉन बिलोंग्स टू दिस फैमिली। रेडॉन इसमें कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? देखें, रेडॉन नोबल गैसेस से बिलोंग करता है। नोबल गैसेस में हीलियम, जिनॉन, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नोबल गैसेस। आइए आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 24 पे। तो एमसीक्यू नंबर 24 में हमें कहा जा रहा है, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट बेरिलियम इज प्रेजेंट इन। बेरिलियम जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर शामिल है? देखिए, बेरिलियम शामिल है ग्रुप 2a के अंदर। अगर बेरिलियम के बारे में आपको ना पता हो कि ग्रुप 2a में कैसे है, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 और 2s2। देखिए, 2s2 का मतलब ये है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो वैलेंस ऑर्बिटल भी है, तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट बिलोंग करेगा ग्रुप 2a से। s ब्लॉक बिलोंग करता है ग्रुप a से, और s2 लिखा हुआ है तो 2a से बिलोंग करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 25 में लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a आर कॉल्ड। जो ग्रुप 1a के एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? जो ग्रुप 1a के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, या वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ग्रुप 1a के एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
अब जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और कैटाइंस फॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 26 में। एमसीक्यू नंबर 26 में हमसे क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट्स ऑफ 1B एंड 2B आर कॉल्ड। जो 1B के और 2B के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, तो देखें 1B और 2B के एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। तो इस जैसा कोई ऑप्शन होगा तो वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नॉर्मल एलिमेंट्स, रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अल्कली मेटल्स, गलत आंसर। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी एक गलत आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी के अंदर कहा जा रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर क्या होता, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं 27 पे। 27 में कहा जा रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर। आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें किसकी कम होगी, यानी कि कौन से एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो किसी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नहीं आई बात समझ में। लेट्स से कि सोडियम है और सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो मैं कितनी एनर्जी सप्लाई करूं कि सोडियम इस एनर्जी को गेन करे, उसका वैलेंस शेल इस एनर्जी को गेन करने के बाद हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाए और एस्केप कर जाए अपने वैलेंस शेल से। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये वाली एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम उसकी होगी जिसके वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साथ ही साथ जो कि अपने न्यूक्लियस से दूर होगा, यानी जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से दूर होंगे। साइज जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर इनर्ट गैसेस जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। अब ऑप्शन डी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी इनसे कम होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनसे ज्यादा होगी, यानी अल्कली मेटल से ज्यादा होगी। हाइड्रोजन्स, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए भी गलत। आइए आगे बढ़ते हैं 28 पे। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियड नंबर 6 की बात करें कि कंटेन करता है कितने एलिमेंट्स। जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो लॉन्गेस्ट पीरियड में हमारे पास मौजूद होते हैं 32 एलिमेंट्स। इसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 29 पे हमें कहा जा रहा है एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन होता है 92, उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। तो वो एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम के बाद आते हैं उन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये हमारा सही आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि ट्रांस यूरेनियम का ऑप्शन मौजूद नहीं है, फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होता। देखें 2 ऑप्शंस हैं, एक प्री यूरेनियम और एक पोस्ट यूरेनियम। प्री यूरेनियम का मतलब यह है कि वो एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम से पहले आते हैं, और पोस्ट यूरेनियम का मतलब यह है कि वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट यूरेनियम भी सही आंसर है, लेकिन क्योंकि कॉमनली सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज किया जाता है वो है ट्रांस यूरेनिक। अगर ट्रांस यूरेनिक का ऑप्शन गिवन हो तो ट्रांस यूरेनिक ही बेस्ट चॉइस आंसर होगा। अगर ट्रांस यूरेनिक का ऑप्शन नहीं गिवन तो पोस्ट यूरेनिक सही आंसर हो जाएगा, या पोस्ट यूरेनियम भी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम एमसीक्यू नंबर 30 की, तो एमसीक्यू नंबर 30 में हमसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस आर। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो नोबल गैसेस ग्रुप 8A से बिलोंग करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NH2 NP6, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके बाद एमसीक्यू नंबर 31 में हमसे कहा जा रहा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे एफ ब्लॉक से और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक से। ठीक है, तो आप इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को मिलाकर नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 32 में कहा जा रहा है एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 24। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 24, तो वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा।
बहुत आसान है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। 24 का मतलब ये है कि उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 1s2 के बाद 2s2, 2p6 और 2p6 के बाद 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और फिर 4s2 के बाद आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए d ऑर्बिटल के अंदर, तो 3d4 बन जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट पता लग गया कि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो डी ब्लॉक हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आखिरी एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा बोनस क्वेश्चन है। और बोनस क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 33। इस तरह की काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एमडी कैट के अंदर शामिल होते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या कि आपको पीरियड नंबर बताएंगे और साथ में ग्रुप नंबर बताएंगे। आपसे पूछेंगे कि इस पीरियड नंबर और इस ग्रुप नंबर के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। यानी कि आपको ग्रुप नंबर बताया गया है, लेट से आपको ग्रुप नंबर बताया गया है, ग्रुप 4A के बारे में बताया गया और साथ साथ में आपको पीरियड नंबर बताया जा रहा है कि पीरियड नंबर है हमारे पास। एक काम करते हैं, इसको ग्रुप को कर लेते हैं ग्रुप नंबर 3A, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, और पीरियड नंबर भी लेट से 3 है, तो हमारा थर्ड पीरियड है और ग्रुप भी 3 है। अब इसका मतलब यह है कि थर्ड पीरियड का मतलब हुआ उसके पास 3 शेल्स हैं, 3 शेल से ज़्यादा नहीं है। तो आपने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने सबसे पहले 3 लिखा, अब हमारे पास ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 होने का मतलब ये है कि उसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप s ऑर्बिटल में डाल दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन आप p ऑर्बिटल में डाल दीजिए। उसके बाद पीछे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करें और उसके बाद एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। करके बताता हूँ। देखिए थर्ड पीरियड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, तो पहले आप क्या करेंगे 3s2 कर लें, फिर 3s2 के बाद आप कर लीजिए 3p1। अब यहाँ तक करने के बाद इसकी पीछे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लें, जैसे कि 1s2, फिर 1s2 के बाद 2s2 और 2s2 के बाद 2p6। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 और 12 + 1 13। तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 13। अब आप इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट से आपको पीरियड नंबर पता है और ग्रुप नंबर पता है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको असाइनमेंट दे देते हैं। लेट से कि आपको ग्रुप 5A का एलिमेंट पूछा जा रहा है कि ग्रुप 5A का एलिमेंट है और साथ साथ में वो बिलोंग करता है ग्रुप 3 से, पीरियड नंबर 3 से। थर्ड पीरियड का एलिमेंट और ग्रुप 5A का एलिमेंट है, जब ये कोइंसाइड करेंगे तो वो एलिमेंट जो कि इन दोनों के अंदर शामिल होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइए। एक और बात, अगर आपने अभी तक ई-कैट या एमडी-कैट की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो क्या कर रहे हो दोस्त, जाओ अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट से जाके अपनी तैयारी करो। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में कोर्स मौजूद है, एमडी कैट या ई कैट का जो भी आपने तैयारी करनी है उसका क्रैश कोर्स आप बाय कर सकते हो। उसमें 8000 एमसीक्यूज शामिल हैं और सोल्यूशन वीडियोस के साथ में, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ वीडियोस देखना शुरू करो, अपनी तैयारी को और बेहतर करो। और भाई यूनिवर्सिटी के टेस्ट करीब हैं, कब तैयार करोगे, अभी स्टार्ट करो।